सर जी चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर वो जो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में, हाँ तो उसमें आपने ए एक्स नॉट को भी मान दिया था, यानी आपने मान रहे थे कि एक एलिमेंट होगा एक्स नॉट। एस का, हाँ सॉल्यूशन स्पेस का तो ट्रांसलेशन ले रहे हैं ना। हाँ, हाँ सर, तो उसकी रैंक 2 दी हुई थी और उसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो 3 हुई ना, तो कम हो गई ना। अरे एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ एक्स नॉट प्लस एक्स अब एस में आएगा कब? जब ए ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स है ना, दिख रहा है ना, तो ये इक्वल टू बी होगा ना। तो ए एक्स नॉट प्लस ए एक्स बराबर बी, यही हुआ ना यहाँ से। तो इनिशियली एक्स ए में था, अब ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा तुम अगर ऐसे सोचोगे कि ए एक्स को बी ले ले, मान लो, चलो जैसे ए एक्स को मैं बी ले लेता हूँ, कि एक्स इनिशियली ए में है ना, ट्रांसलेशन किया तो उसमें क्या होगा, तो फिर एक्स नॉट कहाँ बिलोंग करेगी? तो यहाँ तुम ऐसा समझ लो, सो ए एक्स नॉट फिर तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं, मतलब तो एक्स नॉट कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स नॉट कहाँ बिलोंग कर रहा है? नल स्पेस ऑफ ए में, यही ना। हाँ सर। हाँ फिर तो जो अब तुम्हारे पास वो बना है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, नल स्पेस का कितना डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस पूछ रहा हूँ। वो तो 1 आया था। हाँ ये 1 आएगा ना। हाँ, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इनिशियली एक्स में वो एस था, एक्स था जिसके लिए ए एक्स बराबर बी हो रहा है। अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसका, किससे ट्रांसलेशन कर रहे हैं? तो अब हम लोग जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक्स नॉट प्लस एक्स। हाँ इसने कहा है ना कि डिफाइन अ ट्रांसलेशन ऑफ वी, डिफाइन किया। तो एक्स नॉट प्लस वी जो है, ये समझो जो उन्होंने लिखा है कि एक्स नॉट प्लस वी एस में आएगा, इसका क्या मतलब है? तो उस केस में क्या होगा, एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशन सब स्पेस। एस का कितना ट्रांसलेशन हो रहा है? सर जैसे ये देखो, अब मैं लिख रहा हूं एस को, एक्स नॉट प्लस एस क्या होगा मेरा, एक्स नॉट प्लस एक्स सच दैट ए एक्स नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, यही है ना। तो हाँ सर। एक्स तो ऑलरेडी एस में था, ट्रांसलेशन हुआ है, तो पूछ रहा है एक्स नॉट के बारे में तुमसे पूछ रहा है। तो जो कह रहा है एस एक ट्रांसलेशन है वन डायमेंशनल सब स्पेस का, तो ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है, ये जिस स्पेस में बिलोंग कर रहा है उसका डायमेंशन क्या होगा? नहीं एक मिनट, 1। तो ये जिस स्पेस में बिलोंग कर रहा है, किसी भी स्पेस मान लो, एक्स नॉट जिस भी स्पेस में बिलोंग कर रहा है, इसका मान लो S1 बोल दो फॉर एग्जांपल, तो S1 अलग स्पेस है। तो S में क्या हुआ, ये x पहले से S का एलिमेंट था, ट्रांसलेशन किया, तो S में क्या हुआ, S का एक ट्रांसलेशन हुआ है ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस का। तो मतलब ये जो एक्स नॉट है, जिस स्पेस में बिलोंग कर रहा है उसका डायमेंशन क्या है, वो पूछ रहा है वो। 1 है सर। हाँ तो वही तुमसे पूछ रहा है एक्चुअली। सर मेरा डाउट उसमें आ रहा था कि उसमें रैंक ऑफ ए 2 दे रखी है और बी को स्पेशली डिफाइन करा गया है कि नॉन जीरो वेक्टर है। अच्छा तो वो एक, एक केस होता है ना, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा रैंक ऑफ ए, हाँ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, हाँ। ये नो सॉल्यूशन वाला में चला जाता है ना। तो ये तो होता ही, इसमें क्या दिक्कत क्या है तुम्हें इसमें, मतलब इससे इससे कोई रिलेशन थोड़ी इस क्वेश्चन का। तो मतलब इसमें जैसे एस एस को उसने डिफाइन कर रखा है ए एक्स इक्वल्स टू बी, हाँ इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के लिए जब रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड हो जाती है तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, तो एस तो फिर एम्पटी भी एम्पटी होगा। कौन सा एम्प्टी होगा, एस क्यों एम्प्टी होगा? एस सॉल्यूशन स्पेस में है ना, नल स्पेस के सॉल्यूशन स्पेस है, तो ए एक्स नॉट बराबर 0 होगा।
कहाँ नो सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है? किसका रैंक वो हो गया? वो ये थोड़ी पूछ रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास पहले एस ये था, अब एस ये बना, तो इसका बोल रहा है कि जो ट्रांसलेशन हुआ है, जो एलिमेंट से ट्रांसलेशन हुआ है, उस वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा। ये जो एक्स नॉट से मैंने ट्रांसलेशन लिया है, मैंने ए एक्स को भी ले लिया, चलो, तो अब जो मैंने एक्स नॉट से ट्रांसलेशन लिया है, तो तुमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्स नॉट किस स्पेस में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन ये है, देखो पढ़ो क्या है, एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस, और ट्रांसलेशन को क्या डिफाइन किया वहां पे, तो ये जो एक्स नॉट जिस स्पेस में बिलोंग करे उसका क्या डायमेंशन है? 1 है सर। हाँ, तो ये आंसर है, इसमें डिजाइन का कोई चक्कर ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसमें सॉल्यूशन की बात थोड़ी कर रहा कितने सॉल्यूशन होगा, इसमें नहीं पूछा ही नहीं कितना सॉल्यूशन होगा। इसके पास हालांकि रैंक इसका कितना है, ऐसे तुम देखो तो इस सिस्टम के पास एक जीरो सॉल्यूशन तो होता ही है, और इसका एक्चुअली डायमेंशन 1 है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितना सॉल्यूशन, हमें ये पूछा ही नहीं कितना सॉल्यूशन है। सर वो जो क्वेश्चन है मतलब भेजा था आपने, देखा उसको देख के बता दो जरा। अभी ये रुको, पहले वाला हो गया, दूसरा वाला तुम्हारे नहीं पास हुआ। तो उनका देखते हैं। तो ये पॉलमी ने जो भेजा है ये क्वेश्चन नहीं है जैम का, इसको भी छोड़ दो, गेट वाइज में करेंगे। 15 नंबर जो है क्या डिफाइन किया इसने 15 में से, तो देख लेता हूँ पहले तो कि हाँ ये तो है, शायद कर सकते हैं ना ये तो। ये तो किया, ये लोग ट्राई नहीं करते हैं एक्चुअली, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। है पॉलमी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वो जो है, हाँ जी नेहा पांडे है, इसमें क्या डाउट है इनका? ये भी नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट कौन है? हाँ जी सयानी, क्या डाउट है आपका इसमें 28 में? ये जिनका डाउट उनको बताओ, जो लोग हैं अवेलेबल। तो यस सर, लास्ट वाला बता दीजिए। कौन से लास्ट वाला? नेहा जो मैंने भेजा हुआ है, जिसमें हाँ, मीडियन पूछा है जेड का। मीडियन पूछा है जेड का, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्सएन बी एस सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्स आइज आपका एक्सपोनेंशियल 1 है, और एक्स एन आपको दे रखा है मीन, है ना, मतलब सॉरी एक्स एन जो है एनथ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ऑल, ओके। तो क्या पूछ रहा है आपसे, जेड इज द रैंडम वेरिएबल विच nth order statistics minus log n converges in distribution to z है, मतलब z वो रैंडम वेरिएबल है जहां पे ये कन्वर्ज कर रही हैं। तो पूछ रहा है कि मीडियन ऑफ z बताओ, तो पहले तो z का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, क्या होगा? ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, e की पावर ये जेड यहाँ कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, जेड कोई नया रैंडम वेरिएबल है, उसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। बस ये बोल रहा है कि एक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। तो इसको ठीक है आप ट्राई, या तो एक तरीका है कि इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर निकाल लीजिए, तो सर पर्टिकुलर उसको आप डायरेक्ट 1/2 नहीं रख दें? सर सीडीएफ से हो हाँ जाएगा तो वैसे कर सकते हो ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब देखो होगा क्या, करना क्या है आपको, आपको करना एक्चुअली कि सी डी एफ ऑफ जेड एट टी फॉर एग्जाम्पल आप हाफ रख दो, तो जो टी की वैल्यू आएगी, और आप ये जानते हो कि बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन आप ये जानते हो कि इसको आप लिख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका कुछ नया नाम दे दो, ये जो एक्स एन माइनस लॉग है ना, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू है, मान लीजिए ये डब्ल्यू एन है, तो इसका मतलब वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डब्ल्यू एन एट टी इज इक्वल टू हाफ। तो अब इसके चलो डेफिनेशन से ही कर लेते हैं, छोड़ो आओ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी डी एफ मैं इसका लिख रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग एन लेस देन इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, मैं टी लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा हूँ मैं, सी डी एफ ऑफ दिस,
और n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो लेफ्ट साइड है उसका CDF और जो राइट साइड है उसका CDF सेम रहेगा। तो CDF ऑफ ये जो अभी मैंने लिखा है लाइन, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है। और आप अगर इसको लिखो तो अब यही करना है, इसको हाफ के इक्वल रखना है। क्यों रखना है हाफ के इक्वल? क्योंकि मुझे मीडियन चाहिए। देख लो जो टी की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन है, जो भी टी आएगी वो हमारा मीडियन है। अब चेक, अब इसको सॉल्व करना है, जस्ट देखिए कर लेते हैं सॉल्व। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बस लेफ्ट साइड को सॉल्व कीजिए। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन t प्लस log n इज इक्वल टू हाफ। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करते जाइए। तो अब एक फॉर्मूला होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के CDF का क्या फॉर्मूला है? ये तो ये हो गया ना, दिस इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर x की पावर स्टैटिस्टिक्स। हाँ, सो log n यही हो गया इक्वल टू हाफ। तो आगे आप जाएंगे तो लिमिट सर n ये टेंस इक्वल टू टू हाफ कैसे ले रहे हैं? मीडियन का डेफिनेशन पता है आपको? यस सर। हाँ, क्या है? सर जो वैल्यूज सारी होती है उनको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। नहीं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? अभी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? एक एक्स रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका मीडियन कैपिटल M है, तो M का और X का क्या रिलेशन है? रैंडम वेरिएबल का और M मीडियन का क्या रिलेशन है? मोर और लेस देन इक्वल टू। तो वो तो तब होता है जब है ना डिस्क्रीट हो। कॉन्टिन्यूअस में ये डेफिनेशन है, यहाँ दिखा तो है मैंने, वही तो कह रहा हूँ। पहले आप लोग डेफिनेशन हर चीज़ का पक्का कीजिए, क्योंकि आपका है ना ग्राउंड फ्लोर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप 10th फ्लोर पे चढ़ना चाहते हैं तो गिरना ही है बिल्डिंग को, ठीक है ना। तो पहले मीडियन का डेफिनेशन याद कीजिए। कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो खुद से पूछिए कि मीडियन क्या होता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ मैंने टॉप पे लिख रखा है ऑलरेडी। कॉन्टिन्यूअस केस में ये मीडियन के डेफिनेशन समझिए कि T is called median of Z if and only if CDF of Z at T is half। तो T मेरा मीडियन होगा, यहाँ मैंने लिखा भी है अभी मैंने कि T is half। तो हाफ क्यों रखा है समझ आया कि नहीं अभी भी? कि CDF जिस पॉइंट पे हाफ के इक्वल आ जाएगी उस पॉइंट को हम मीडियन बोलेंगे। हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका क्या मतलब है कि उसके पीछे प्रोबेबिलिटी हाफ है, उसके आगे प्रोबेबिलिटी हाफ है, और कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिक पॉइंट मिलेगा मुझे, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, तो यहाँ से T जो निकल गया वो मेरा मीडियन है, सिंपल। तो मुझे T की वैल्यू निकालनी है, T की जो वैल्यू आएगी वो मीडियन है। तो अब मैं T निकालना चाहता हूँ इस इक्वेशन से। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है जस्ट x का CDF एट दिस पॉइंट इस पूरे की पावर n। ये होता है ना फॉर्मूला nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब x का CDF, तो x तो एक्सपोनेंशियल 1 था, तो CDF आप सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? 1 माइनस e की पावर माइनस x। तो x की जगह आपके ये नंबर्स हैं t प्लस log n, ये x की जगह है, और इस पूरे की पावर है n इज इक्वल टू हाफ। इसको फिर से सिंप्लीफाई बस करना है, t निकालना है मुझे यहाँ से। तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी और e की पावर माइनस log n। तो e की पावर माइनस log n किसके इक्वल आएगा जी? सर वो e की पावर माइनस टी हो जाएगा सर। 1/n। अरे e की पावर माइनस log n क्या होगा? 1/n, है सर। और इस पूरे का पावर n हाफ। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका लिमिट, ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे लेफ्ट साइड का, किसके इक्वल आएगा लिमिट? यस सर, e की पावर माइनस c की पावर माइनस t, e की पावर माइनस e की पावर माइनस t इक्वल्स टू हाफ। ठीक है ना। मान लो ये k है, तो 1 प्लस k बाई n पावर n, तो e की पावर k होती है। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो एक लॉग लगाओ, तो माइनस e की पावर माइनस टी बराबर लॉग हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस log 2 हो गया, माइनस काट दो, तो e की पावर माइनस टी बराबर log 2। तो फिर लॉग लगा दो, ठीक है। तो माइनस टी बराबर log ऑफ 2, ठीक। तो आ गया t बराबर माइनस log ऑफ 2। अब कैलकुलेटर यूज कीजिए, फिर से ध्यान रखना कैलकुलेटर में ln क्लिक करना, log नहीं। log हम तब यूज करेंगे कैलकुलेटर वाला जब बेस 10 होगा। मेरा बेस e है,
कुछ नहीं लिख रहे हैं या बुक वाला कुछ नहीं लिख रहा तो बेस ई है वहाँ पे, तो हमारा ln है एक्चुअली, हमारा काम ln से है, ये नहीं आप लॉग क्लिक करके फिर आंसर निकाल लो। तो यूज दिस नॉट दिस इन द कैलकुलेटर। अब निकालिए वैल्यू, ये आंसर है, दिस इज अ मीडियन आ गया फाइनल, सो मीडियन इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। तो क्या किया मैंने, CDF को हाफ के इक्वल रख दिया, तो जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल उसको CDF हाफ के इक्वल रख दो, तो CDF को हाफ के इक्वल रख दोगे। अब सिंप्लीफाई करके जो भी पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे CDF हाफ के इक्वल है उस पॉइंट को हम 0.36 इतना 0.36, यस सर। ओके, तो ये आपका मीडियन आ गया है ना। देखो एक एक जैसे क्या है सिंपल, यहाँ पे अप्रोच देखो मैंने क्या यूज किया है, मैंने कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन यूज किया, और हाफ क्यों रखा, बिकॉज ऑफ मीडियन। बस वर्ड का डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन हो गया। पहले तो मुझे क्लियर है कि भाई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डेफिनेशन है, फिर दूसरा मुझे क्लियर है मीडियन का क्या डेफिनेशन है, बस वो पुट करके सिंप्लीफाई करते चले गए। बीच में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के CDF का फॉर्मूला यूज किया मैंने, बस यही है। यहाँ से खुद ही T निकल गया, जो T निकला वही मेरा आंसर है। नेक्स्ट, हाँ तो सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन का अप्रोच सिर्फ बता दीजिए। कौन सा सेकेंड? इसके आगे का। इसके आगे, ओके, तो क्या जो आपने भेजा हुआ है, किसने भेजा हुआ है? नो सर, मैंने नहीं भेजा। अच्छा एक मिनट, सेकेंड इन्होंने जो भेजा है मतलब ये वेरिएंस ऑफ SN वाला, जिसमें वेरिएंस ऑफ SN ओके, मैच नहीं हो रहा 23। हाँ हाँ ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ये पता नहीं स्लिप मोड पे चला जाता है। तो वो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि ये वेरिएंस SN अपॉन N वाला, यही ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन जो है, xi जो है IID रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 वेरिएंस 4 एंड SN है, समेशन क्या दिक्कत है इसमें? सो xi जो है नॉर्मल 1,4 और SN जो है x1 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर तक है। कह रहा वेरिएंस ऑफ SN नोटेशन है। तो अभी क्या करना है आपको, तो यहाँ से अगर आपसे मैं पूछूं डेफिनेशन कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, इसका डेफिनेशन क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 raised to 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, वो ब्रैकेट स्क्वायर। जी, तो अब क्या है, अब ये दोनों फाइंड कीजिए आप यहाँ से। तो पहले तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्यूब क्या होगा, पहले ये सब आपको निकालने पड़ेंगे। ये निकल जाएगा, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई मान लीजिए, सर वो सेंट्रल मोमेंट्स के लिए था ना, 1 into 3 into 5। कोई बात नहीं, उसको शिफ्ट कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे ये हो गया 1 है, अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस 1/2, यही है ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो
क्या दिक्कत है? इसकी मीन कितनी 0 होगी, Yes, चलो ये सब 2 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर का मीन कितना होता है? वन बोला था सेंट्रल One. पॉइंट वाला। तो इवन पावर है तो 1 × 3 × है ना, वहां तक जाते तो इसका जस्ट 1 ही आएगा। तो एक्सपेक्टेशन xi -1 होल स्क्वायर, तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये 4 हो गया है ना, देख लो 2 स्क्वायर इधर बाहर आया तो 4 हो गया। अब इसको ओपन कर लो। एक अच्छा ऐसे वहां से तो यहाँ से भी आ जाता, xi² तो वेरिएंस से भी आ जाता ना, इतने करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। xi² तो वेरिएंस से नहीं आ जाता, वेरिएंस 5. प्लस Yes, sir. 5 वेरिएंस है। प्लस मीन स्क्वायर 5, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो इतना क्यों लंबा चौड़ा काम करना। अभी देखो, अब पावर अगर 3 है तो क्या होगा, तो x1 पता है, e ऑफ 0 x ऑलरेडी पता है ना। पावर 3 है तो ये वैल्यू 0 है, इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्सपेक्टेशन xi -1 का क्यूब इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा कि a³ प्लस माइनस b³ -3a² प्लस 3ab², ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से ex³ निकाल लीजिए, तो e ऑफ exi का क्यूब तो आएगा 1 + 3 टाइम exi² माइनस 3 टाइम exi। लेफ्ट वाले को राइट में भेजा मैंने। अब 1 + 3 टाइम exi², तो वो तो पहले निकाल रखा हमने स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर कितना है 5, तो ये हो गया 5 माइनस 3 टाइम exi पता ही मुझे पहले से 1, तो 1 कितना हो 13 आ गया, जाएगा। 13. 15 माइनस 3 + 1, तो ये 13 आ गया। e ऑफ xi का क्यूब 13 आ गया। e ऑफ xi का स्क्वायर हमारे पास 5 था। e ऑफ xi ऑलरेडी पता है कि 1 है। अब मुझे जरूरत है exi की पावर 4 की, तो वो यूज करो। xi -1/2 इसकी पावर 4 किसके इक्वल है? इसका फॉर्मूला क्या आता है? 13 आएगा। 13 कैसे आएगा? 1 × 3 होगा। 13 क्यों होगा? दैट इज जस्ट 3। हाँ सर। भाई मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, यस सर। x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर कोई इवन नंबर है तो आएगी 1 × 3 × 5 × 7 × 2n-1 तक। और एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर कोई ऑड नंबर है तो ये आ जाएगी 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज करो तो यहाँ से 3 आ गया, इसको भी खोल के अब आ जाएगा यहाँ से। सो e ऑफ xi -1 की पावर 4, 2 × 4 16, 16 3 × 48, तो e ऑफ, अब इसको बाइनोमियल से खोलो, xi की पावर 4 a4, फिर क्या होगा माइनस 4c1 ना, 4c0 4c1, xi की पावर 3 और 1 एक बार माइनस में आया, प्लस में आ जाएगा 4c2 6 xi² माइनस 4c3 जो कि 4c1 के इक्वल होगा 4xi, और अगला होगा +1, दिस इज 48। अब यहाँ से e ऑफ xi की पावर 4 आ जाएगी, सो 4 टाइम ex³ जो कि था 13, माइनस में 6 टाइम ex² जो कि था 5, प्लस में 4 टाइम ex जो कि था 1 -1, और आगे ऑलरेडी +48 है। क्या किया, लेफ्ट साइड वालों को राइट में भेजा। ध्यान से देखो, ई मैंने ओपन किया, पहले एक्सपेक्टेशन ओपन किया हर टर्म पे, राइट में भेजा। तो कहने का मतलब ये हो गया 52 - 30 + 4 - 1 + 48, तो कितना आ जाएगा 48 + 52 100, 104 - 30 है ना, कितना है टोटल 31, 104 - 31 73. चलिए, तो यहाँ से आ गया मेरे पास e ऑफ xi की पावर 4 भी आ गया,
दैट इज 73। अब देखिए, तो अब हो नहीं जाएगा, अब ऑपरेट करो दोनों तरफ, वेरिएंस और मीन। तो अभी मैंने क्या निकाल लिया, अब मुझे चाहिए, आपको Sn दे रखा है x1 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर तक, तो E ऑफ Sn कितना आएगा, n टाइम E ऑफ x1 स्क्वायर, n टाइम E ऑफ x1 स्क्वायर कितना आया था 5n 5 5 अभी तो 5 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये 5n हो गया। सो दिस इज जस्ट 5n, और n डिनोमिनेटर में दे रखा है ताकि कैंसिल हो जाए। फिर आपको वेरिएंस ऑफ Sn चाहिए, तो ये भी n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर आ जाएगा। सो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर का मतलब है e ऑफ x1 की पावर 4 माइनस e ऑफ x1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आ गया n टाइम e ऑफ x1 पावर 4, 73 आया था ये, माइनस, ठीक, और माइनस में e ऑफ x1 स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया ये 48 48n। तो देख लीजिए आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है ना कि वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अपॉन n, इस पूरे का स्क्वायर बताइए। n की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 48 माइनस, इससे आ जाएगा 23 और वहाँ 5n था, एक मिनट, 5 का स्क्वायर 25, 23 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन वही नहीं निकल रहा था। हाँ कौन सा, अच्छा अगला किसी का डाउट है? यस सर। हाँ भेजो, कौन सा तुम्हारा सब ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दिया, वो समझ आ गया, कौन सा था इसमें, 2 क्वेश्चन उन्होंने भेजे थे, ऊपर वाले भेजा है मैंने, इसके इसके ऊपर। इसके ऊपर जो 2 भेजे हैं उसमें सर वो बता दीजिए। चलो इसके ऊपर वाला देखो, अरे यार इसका अलग ही सीन है। सर आपने म्यूट कर रखा है। अरे बहुत इशू है। हाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैं पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला वॉल्यूम का, यहाँ वॉल्यूम निकाले ना। ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। हाँ पहले dz लिख लो, dx dz dy dx, z की लिमिट दे तो रखी है यहाँ पे, क्या होगी z की लिमिट, xy टू 4, 4 dy dx की लिमिट दे तो रखी है ये। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, मान लो ये रीजन r है अभी, दिस इज r रीजन, 4 माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स,
अब क्या ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लोगे था तो x और y स्क्वायर, तो इसको लिख लो, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, पुट कर लो, तो ये 4 माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा एंड आर डी थीटा। आर की वैल्यू कहाँ, देखो इस रीजन को, ये क्या है, ये तुम्हारा सर्कल है रेडियस 1 का, 0 से 1 थीटा 0 से 2 पाई, हो तो गया, करो इसको इंटीग्रेट। ठीक सर। जब भी जेड के लिए देखो पहले जेड लियो, फिर बाद में dy dx के लिए दे रखा है प्लेन में रीजन। सर एक और सर, जो सर ट्रिपल इंटीग्रल में सर जेड भी दे रखते हैं, तो सर उसका जो हम लोग जो सर चेंज ऑफ वेरिएबल कभी करना होगा जैसे, या फिर लिमिट निकालना होता, तो वो प्लॉट नहीं हो पाता सर, कैसे मतलब क्या एक बार बता दीजिए। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जनरलाइज कोई थ्योरी नहीं है कि प्लॉट हमेशा ऐसे करेंगे। इससे म्यूट हो गया क्या ये? क्वेश्चन भेजे हैं तब भी। हाँ कौन सा क्वेश्चन है बताओ, ये है देख के पता चलेगा। भेज रहे हैं आप। जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर मैंने इसको देख लिया आपके व्हाट्सएप पे सर। क्या करना है इसमें, कौन सा क्वेश्चन, पूरा एक साइज भेज दिया तुमने तो। नहीं सर, जिस पे मैं सर टिक लगाया था बस उस पे जो डॉट डॉट है सर। तुम गुप्ता कपूर पहले सॉल्व करो, गुप्ता और अच्छी बुक है, कर सकते हो, बट इसमें बहुत वो भी है, तुम ये सर बेसिक। सोचे हैं सर गुप्ता कपूर करने के बाद सर क्यू आई क्यू सॉल्व करूंगा, उसके बाद से ऐसे करके। हाँ ये भी सही है, तो इसमें क्या डाउट है, क्वेश्चन वैसे पूछो 8.3a में क्या डाउट है तुम्हें? सर बस ये उसका सर कॉन्सेप्ट सर बता दीजिए, बस कैसे करना है उसको। इसमें ये है कि स्टूडेंट टेक अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन, ही इज completely unprepared so he plans to guess each answer, the guess are to be made at random, for example he may toss a fair coin and use the outcome to determine his guess, तो compute the probability that he guesses correct at least 5 times। तो भाई तुम्हें बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा तो समझ आ जाएगा। इसने ये बोला है कि उसने एग्जाम में 10 क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 10 हो गया। अब हर क्वेश्चन का आंसर में क्या बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 2 ही ऑप्शन है, तो ट्रू होने के क्या चांस है, फॉल्स होने के क्या चांस है, उसने ये कहा, मतलब वो जो भी है उसने अब क्या, वो गेस करेगा, एक क्वेश्चन के आंसर को वो गेस करेगा। तो x है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। अब वो कह रहा है कि फॉर ही मे टॉस अ फेयर कॉइन टू यूज द आउटकम डिटरमिन हिज गेस। अब वो गेस कर, उसको बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो गेस करेगा, तो उसके आंसर करेक्ट होने के क्या चांस है, इनकरेक्ट होने के क्या चांस है? 4 ऑप्शन है सर, 1/4 हो गया। अरे हाफ हाफ होगा, 4 ऑप्शन नहीं है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ये, 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एग्जाम में है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो क्या लगता है एक्स का सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे? 0 to 10 है ना, ये 0 से 10 है, यस। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 10 कॉमा, मैं पूछ रहा हूँ 1/4 क्या क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, तो हाफ हाफ चांस है ना, 2 ही ट्रू फॉल्स है, तो वो गेस करेगा या तो सही होगा या गलत होगा, 2 ही चांस है, 10 कॉमा हाफ। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है x मोर देन इक्वल टू 1/2, ये फाइंड करो। हाँ, तो ऑप्शंस तो 4 होता है, 4 में से एक ही तो होगा। अरे क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इज ट्रू, 4 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। ओके ओके, तो हाफ हाफ चांस है यहाँ पे। तो x मोर देन इक्वल टू 5 निकालो पहले पार्ट में, सो
क्या बोल रहा है ये 8.3 का, ये बता रहा हूँ तुम्हारे भाई जो क्वेश्चन है, तुम ग्रुप में ही भेज सकते हो, बाकी लोग देख सकते हैं ये। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, तो तुम्हें बस समझना है मीनिंग क्या है। तो बाइनोमियल की मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन 10 क्वेश्चन, नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 ट्रायल्स। अब ये निकालना आता है बाइनोमियल का पीएमएफ, पता है तुम्हें? यस सर, यस सर। x p की पावर x q की पावर n माइनस x, करो इसको, अप्लाई करो, हो यस सर, जाएगा। हो जाएगा सर, यस सर, हो जाएगा। हाँ, बाकी ऐसे ही है, नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस करेक्टली एटलीस्ट 9 टाइम्स, तो मोर देन इक्वल टू 9 निकालना है तुम्हें। और सी है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट n दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट n करेक्ट आंसर इज लेस देन हाफ। अब बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू n है, ये n अलग है, वो n अलग था, तो लेस देन इक्वल टू n है, और ये इक्वल है इज लेस देन हाफ। तो निकालो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 1 by 1 ऐड करके देखो। ये सर ई वाला सर बताइए, इन 100 सेट्स ऑफ 10 टॉसेस ऑफ अनबायस्ड कॉइन हाउ मेनी केसेस शुड वी एक्सपेक्ट? सर ई वाला जो सेट्स बोल रहा है सर, समझ में नहीं आता। 100 सेट्स इन 100 सेट ऑफ 10 टॉसेस, तो भाई कितने टॉस किया तुमने? 100 set of 10 tosses of an unbiased coin. In how many cases should we expect 7 heads and 3 tails? So 7 हेड और मतलब 10-10 कॉइन का ग्रुप है, तुमने 100 बार फेंका, कितने बार फेंका? 100 टाइम। तुम्हारा ट्रायल ये है, तुमने 100 टाइम फेंका, कितने कॉइन को? 10 कॉइन को एक साथ। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड वी एक्सपेक्ट 7 हेड एंड 3 टेल्स। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 7 हेड एंड 3 टेल्स? तो तुम्हारे पास सक्सेस जो है ना, एक मिनट, इसमें क्या है, तो मान लो x है नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट 7 हेड एंड 3 टेल, ये x हो गया। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये बताओ, तुमने 10 कॉइन को टॉस किया, तो 7 बार हेड और 3 बार टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एक कॉइन 1 by 2, यस सर, एक कॉइन 1 by 2 हाँ, का पावर 7 है, 1 by 2 और 3। हाँ 1 by 2 का पावर 7, 1 by 2 का पावर 3, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कौन सा 7 टाइम में हेड आया, कौन से 3 टाइम में टेल आया? सर साथ में ये आप सर 10c3 या 10c7 लगाओ, ये खुद सर बाइनोमियल है एक्चुअली। एक टॉस में 10 कॉइन एक साथ टॉस हो रहा है, 100 टॉस तुमने किए हैं, लेकिन 100 टॉस किसका किए हैं? 10-10 कॉइन का। तो एक टॉस में 10 कॉइन है, तो एक टॉस में 7 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये है 10c7 हाफ की पावर 7 हाफ की पावर 3। ये तुम्हारा p है, स्मॉल p है एक्चुअली। तो ये x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल 100, p। p क्या है? ये नंबर जो तुमने भी बताए हैं यहाँ पे, हो गया। अब यस करो सर। इसका ex निकालना है, ex क्या होगा इसका? 100p मल्टीप्लाई कर दो 100 टाइम्स, ये नंबर जो है तुम्हारा हो गया आंसर, ये आंसर है। तो दिस इज आंसर। और बताओ। सर सी वाला सर, इन 8 थ्रोज ऑफ डाइस 5 और 6 इज कंडीशन ऑफ सक्सेस, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, अब ये सब क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब पहले तुम क्लास 12th वाला बाइनोमियल थ्योरम करो। क्लास 12th में एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, तुमने वो क्वेश्चंस किए हैं? नहीं वो सर, करेक्ट 12 वाला नहीं किया, वही 12 वाला नहीं बेसिक, किया। ये सब क्लास 12 जैसा क्वेश्चन है। तो क्लास 12 में जाके एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, चैप्टर 13 है एनसीईआरटी में, उसमें जाके Yes, sir. लास्ट एक्सरसाइज है बाइनोमियल थ्योरम, जाके उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करो, तुम्हें आइडिया मिलेगा ज़्यादा। तो वही सब है, ये देख लो फिर भी ये क्वेश्चन। ठीक है। इसमें बोला है कि तुमने 8 थ्रो किए, तो n की वैल्यू 8 है, ठीक है, और Yes, sir. x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। बाइनोमियल में x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस डिफाइन किया है, या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए डाई पे, तो वो सक्सेस होगा। नंबर ऑफ सक्सेस इन 8 ट्रायल्स, यहाँ n तुम्हारा 8 है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n, p। n तो पता है 8 है, p क्या होगा? सो p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। तो तुम निकालो 5 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कॉइन पे? सर 1/6 1/+1/6 हो जाएगा, तो 2/6। 2/6 हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया बाइनोमियल 8, 2/6 हो तो गया। यस सर। अब पूछ रहा है एक्सपेक्ट, वो निकालो जो भी पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है? मीन और वो है
हो जाएगा सर। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है, करो सॉल्व इसको अच्छे से, फिर से एक बार सर सॉल्व करो। हाँ एक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ना, उसमें जो एक्सपेक्टेड लेंथ होता है, उस चीज में थोड़ा सा मतलब उस कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, कॉन्सेप्ट में सर कुछ उसका प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेड लेंथ, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो उसका जो एक्सपेक्टेड लेंथ पूछता है तो वो मतलब निकाल नहीं पाती। व्हाट इज मतलब लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल का लेंथ क्या है? बी माइनस है। हाँ तो वहां भी वही इंटरवल हो, कुछ अलग से थोड़ी आ रहा, वो भी तो एक इंटरवल ही है, वहां भी बी माइनस ए होगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेटिव एक्सपेक्टेशन कितना कुछ कर किया हुआ कहाँ है है। क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ। सर लेट x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma square। नहीं तुम उसको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेजो, ऐसे हवा नहीं पता चलेगा। देखो हाँ भाई अभी दूसरा क्वेश्चन भेजो, स्क्रीनशॉट लेके, कहाँ है क्वेश्चन, नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, आपको भेजती हूँ। हाँ ग्रुप में भेजो ताकि दिखे मुझे। अच्छा अच्छा। देखो भाई हरिओम, जब तक हरिओम में क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या डाउट है भाई, कौन सा क्वेश्चन रह गया तुम्हारा? 6। यस सर। अच्छा 6 है, देखो तो जो 6 आपका ये क्वेश्चन है पहले वाले में, कह रहा है एफ आर से आर में फंक्शन है, एफ ऑफ रूट 2 बराबर आपका 2 दे रखा है, और एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है लिमिट टी टेंस टू 0 एस माइनस टी से एस प्लस टी। ऐसे मैं हिंट के लिए बता दूं, आप डाउट क्लास नंबर 57 देखोगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन मैंने कराए हैं, ठीक है, तो देख लो, फिर भी करा देता हूँ दोबारा, क्योंकि सब लोग रेगुलर डाउट क्लास में नहीं आते ना, तो सबका कुछ डाउट आता है, ये वही डाउट आता है जो कोई ऑलरेडी पूछ चुका है, तो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन 57 डाउट क्लास में करा चुका हूँ मैं। एस माइनस टी एस प्लस टी एस एफ डैश एस डी एस अपॉन 2t, देख लो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट इज द F3, क्वेश्चन इज व्हाट इज द F3। तो पहले इसको तुम, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा ना, t को 0 रखेंगे तो तुम लगाओ एल हॉपिटल रूल, तुम्हें पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, सो यू अप्लाई एल हॉपिटल रूल इसमें। तो लिमिट t टेंस टू 0 t के रिस्पेक्ट में, तो t, अच्छा यहाँ 2 वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है, ऐसी है बस, t नहीं, हाँ ठीक है, तो मतलब लिमिट्स में t है ना। सो नाउ व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट s प्लस टी टाइम एफ डैश एस प्लस टी, ये एस प्लस टी था, एक्स प्लस टी है ना, वो मैंने गलती से यहाँ एक्स है, ये हरिओम है, ये ज्वाइन करके भाग गया ये नहीं है सर, दूसरे में लिखे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, देखो तो x प्लस टी एफ डैश एक्स प्लस टी, और अभी आप 0/0 का फॉर्म है ये, इसलिए एल हॉपिटल रूल लगा रहे हैं, ये तो सर, ये न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, फिर x माइनस टी एफ डैश एक्स माइनस टी अपॉन, तो उसका डेरिवेटिव हो गया न्यूमरेटर का। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया कि x प्लस टी का डेरिवेटिव यहाँ 1 होगा, और x माइनस टी का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में -1 होगा, तो वो इसको प्लस बना देगा, ठीक। जी सर। तो अपॉन 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया। अब आप क्या करो, t को 0 रख दो, जहां जहां t दिख रहा है उसको 0 रख दो, तो क्या बचेगा, x f डैश x प्लस x f डैश x अपॉन 2, यही ना। तो फाइनली कहने का मतलब बचा आपका x f डैश x बचा, और ये किसके इक्वल, आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे आप, fx की ना, तो यस आप सर। fx की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, किसके इक्वल आया, दिस। तो आपको पता है fx को आप y लिख सकते हो, तो ये dy बाई dx है, एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई बात नहीं, तो आप y को एक साइड कर लो और x को एक साइड कर लो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हमने क्या किया, ये भी ये इक्वेशन अब मुझे सॉल्व करना होगा f निकालने के लिए, तो अब यहाँ से डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट बोथ साइड कर लो, तो यहाँ log y और ये log x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो log c ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू c टाइम x, चेक कर लो ये ठीक है यहाँ तक कि नहीं, देखो ठीक है सर। तो हमने डिफरेंशिएट किया, जस्ट y को एक साइड x को एक साइड इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया। अब यहाँ c चाहिए मुझे, तो उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि f ऑफ रूट 2 आपका 2 है, तो x को रूट 2 रखो, y को 2 रखो, तो c की वैल्यू आ जाएगी रूट 2, चेक कर लो। जी सर। तो अब आपके पास fx y ही fx था, तो y आ गया रूट 2 टाइम x,
तो अब पूछा आपसे क्या है, F3 बताओ क्वेश्चन में, तो F3 क्या आ गया, 3√2, यही आंसर है, देख लो। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका तो ये नेक्स्ट आपने जो पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन ना, देखिए तो जो अगले है ना, अगला क्वेश्चन आपका है 6th वाला, वो ये कह रहा है कि XID नेगेटिव नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस टाइप फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, और आपको बोल रहा है कि जो mn है, मतलब वो जो mn है दैट इज xn एंड दैट इज, ठीक है वो तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या दिक्कत है इसमें, देखो सो ईच xi क्या है, इसने ना, लैम्डा है सर। हाँ तो यहाँ इसने गलती किया आई थिंक, देखो ईच xi एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, चलो लैम्डा मैं मान लेता हूँ रेट है, तो मीन 1/λ है, यहाँ से ये समझो, तो रेट ऐड हो जाता है, कहने का मतलब कि इसका जो CDF होगा तो लैम्डा है ना, इसने मुझे लगता है वैसा कहा है, ठीक है चेक कर लेते रुको, तो यहाँ से क्या होगा तुम बताओ मुझे, तो तुमसे पूछा क्या है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो ये तो फॉर्मूला आता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का फॉर्मूला आता है ना एक्सपोनेंशियल में, कि एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, तो कोई बात नहीं, देखो सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का तुम्हें एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैं इसका CDF निकाल देता हूँ, मान लो y मान लेता हूँ मैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को, तो y मान लिया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को, तो यहाँ से आएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, तो प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू y, सो मैक्सिमम इज लेस देन y, इसका मतलब क्या, ईच xi इज लेस देन y, यस x1 इज लेस देन इक्वल टू y, xn इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये हो गया आपका x1 लेस देन इक्वल टू y इस पूरे की पावर n, ठीक, तो कहने का मतलब जो y का CDF, अच्छा ये तो फॉर्मूला मुझे पहले से ही पता था, हम क्यों फाइंड कर रहे थे, है ना, हमें तो ये पहले ही पता है ना कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है एक्चुअली, तो ये पावर n हो गया। अब x1 का CDF क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या है, 1 माइनस में e के पावर में माइनस में लैम्डा एक्स। तो इसकी पावर n हो जाएगा, हाँ तो ये आपका y का CDF आ गया, तो PDF क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए y का, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लो, क्या आएगा, n ब्रैकेट में 1 माइनस e के पावर में लैम्डा एक्स के पावर में n माइनस 1 इनटू e के पावर में लैम्डा एक्स। ये मैं पूरा डिराइव कर दिया, हालांकि ये फॉर्मूला है ना, हम यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको अगर याद डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मैंने यूज नहीं किया, मैं डायरेक्टली है ना, मैं पूरा डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली, तो ये आ गया। अब आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो ना, ये PDF आया, पुट कर लो इसको, अच्छा तो ये 1 मिनट में क्या, पुट कर रहे थे लेकिन वो उस फॉर्म को नहीं बन रहा था। हाँ ये आंसर गलत होगा इसमें, फिर वो बहुत सारे आंसर गलत मिलेंगे आपको, ये सब गलतियाँ बहुत है इसमें, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा वाई दिस, और जो ये आ जाएगा आपका कितना, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, है ना, यस सर। इस तरीके से यही बनेगा एक्चुअली, तो उसमें आंसर बहुत सारे गलत हैं, डोंट वरी, आप जो सॉल्व कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, मेनली जो है ना, जो बुक्स से क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर पेपर है उसका आंसर बुक से मैच कर लो या ऑफिशियल पेपर से, यही आएगा, अब इसी से जो भी निकलेगा यहाँ से EY वही आंसर होगा, सो y टाइम दिस, तो ये इस फॉर्म का नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना, ये इन्होंने गलत दे रखा है, जी सर वही नहीं मैच कर रहा था। हाँ हाँ ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है, इससे हो जाएगा। हाँ जी सयानी, इसमें यस सर। XI यूनिफॉर्म 0 थीटा है, जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकालना आता है, पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम इसको सेंट्रल लिमिट x1 xn है, तो इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करके हम नॉर्मल पहले बनाएंगे, हाँ नॉर्मल 0 1 करके फिर उसको टू साइडेड कर देंगे z माइनस अल्फा बाई 2,
और वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का वैल्यू प्रोबेबिलिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो आप जो मुझे बता रहे हो आप करके क्यों नहीं देखते हो? सर वो तो किया है, लेकिन मैंने कुछ अलग ही सॉल्यूशन देख रही हूँ तो कुछ अलग दिखा रहा है वो डेरिवेटिव करके, मतलब वो क्यों डेरिवेटिव कर रहा है, बहुत कुछ किया है, मतलब सॉल्यूशन में बहुत कुछ किया है, वही समझ नहीं आ रहा। वो क्यों तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल बनाना ही नहीं आ रहा? पहले पाइवट क्वांटिटी यहाँ बनाते हैं हम लोग। तो पाइवट क्वांटिटी इसके लिए क्या बनेगा? हालांकि ये जैम के सिलेबस में नहीं है। जैम के सिलेबस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, सिलेबस देखो ढंग से, तो वहाँ पे आपको या तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आएगा या नॉर्मल का रिलेटेड आएगा। उसने एक दोनों फिक्स कर रखा है कि एक्सपोनेंशियल या नॉर्मल। तो इसका आप अगर प्रूफ देखोगे कि लाइक जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा इज यूनिफॉर्म 0,1, तो ये अब इसका मतलब एक्स आई अपॉन थीटा लिख रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसका लूंगा तो ये क्या बनाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? अच्छा, यहाँ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स टर्म में होता है ना, तो यहाँ एक्स आई इज लेस देन थीटा, सो थीटा मोर देन ईच एक्स आई, थीटा मोर देन nth, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में आएगा ये। सो इसका जो पाइवट क्वांटिटी सुना आपने वर्ड? पाइवोटल क्वांटिटी। हाँ, पाइवोटल क्वांटिटी। तो कॉन्फिडेंस लेवल बनाने से पहले ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सो यू हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट दिस। ये पाइवोटल क्वांटिटी क्या होती है? तो आप हमारा ना रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने पढ़ाए हैं जैम वाले बैच में, बैच 1 में या बैच 2 में अभी आएगा कुछ दिन में, तो उसमें आप देख सकते हो कि पाइवोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग, मतलब आपको समझना है। पहले इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाइवोटल क्वांटिटी या पाइवोट क्वांटिटी? बताओ कैसे डिसाइड वो करोगे? पर इसको तो एक्स आई बाई थीटा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बाई थीटा बाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स आई बाई थीटा। अरे सबको नॉर्मल से नहीं कर सकते, यहाँ पैरामीटर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल से नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम से नहीं होगा। सर ये पोर्शन हमारे सिलेबस से बाहर था, मतलब वो कोरोना के टाइम चल रहा था तो थोड़ा सा गैप था इस टॉपिक में। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ये जैम में नहीं है, गेट में भी सारे क्वेश्चन नहीं आए। वहाँ पे जनरली जो सिलेबस आप देखोगे तो नॉन एक्सपोनेंशियल या उसके लिए है। पहले पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करो, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। तो मैं पूछ रहा हूँ कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बीटा n,1 यही होगा ना। अब इसको somehow you try to bring into either z या f या t, इस तरह से कुछ उसको बुलाओ, कन्वर्ट करो इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा आपको। या एक और काम कर सकते हो कि इसका CDF क्या होता है, व्हाट इज CDF ऑफ दिस? तो एक्स आई बाई थीटा ना, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? अच्छा, वो तो वही चीज यहाँ से आ गया ना। अच्छा, एक काम करो यहाँ से, तो लॉग अगर तुम लोगे -2 log एक्स आई है ना, तो काई स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू, ये पाइवट ले सकते हैं। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, अब बीटा कोई स्टैंडर्ड वो तो है नहीं, फाइंड द शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले तुम्हें यहाँ से पहले आपको पाइवट क्वांटिटी ढूंढनी है, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। फिर अगर कॉन्फिडेंस निकाल लेते हो देन यू कैन इजीली फाइंड दिस। अदरवाइज एक और तरीका है, तो यहाँ आपने जो बुक में आप देखा होगा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि लाइक nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये टी है ना, मान लो ये टी है तुम्हारा, तो टी उस तरीके से क्या है कि दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, अच्छा टी प्लस C1 C2 ले लो, इस तरह से इसका मीन कितना होगा, हाँ टी माइनस, तो इस तरीके तुम्हें अब मिनिमाइज करना होगा इसको कि टी माइनस C1 टी प्लस C2, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा मान लो। अब तुम्हें इसको मिनिमाइज करना है एक्सपेक्टेड लेंथ को, तो इसका अभी लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ t प्लस C2 माइनस t,
तो ये माइनस कट किया। जाएगा, तो यहाँ से आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, C1 C2 पहले निकालने पड़ेंगे। हाँ ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जाम गेट में तो आए नहीं है, आते नहीं है कि वहाँ सिंपली आपको लेंथ पूछेगा जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड। तो ठीक है ना, तो बाकी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लेंथ और लेंथ सिर्फ लेंथ निकालना कहेगा तो सिर्फ माइनस करके ही निकाल देंगे। यस यहाँ एक्सपेक्टेड पूछा है ना, तो सॉर्टेड एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेशन निकालनी है लेंथ की एंड देन मिनिमाइज करना, जब बेस्ड ऑन लिखा तो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है। हाँ ऐसे आप सॉल्व करके देखो, अगर नहीं समझ आ रहा सॉल्यूशन देखो, मैं आई विल सी कैसे कर रखा है। तो कई सारे तरीके होते हैं पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करने के, तो ऐसे ये वाला पार्ट है ना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है जाम में तो स्पेशली नहीं है, और गेट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। बट स्टिल अगर आपका सॉल्यूशन है भेजो, आई विल सी कैसे उसने किया है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। ये है, बाकी ऐसे होगा। लेंथ वाले क्वेश्चन जाम गेट में भी आए हैं, तो डोंट वरी। किसका क्वेश्चन रह गया? सर एक ऊपर भेजा हुआ है देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन? ये हैंड रिटन है सर, ऊपर ये जो दो तीन क्वेश्चन ऊपर है, वो इंटीग्रेशन का है हाँ तुम्हारा एक तो ये हो गया, और कौन सा इंटीग्रेशन का रह गया तुम्हारा? सर। ये लिखा हुआ है, हाँ तुम चाहिए जरा मार्क करते हैं। अच्छा ये पेन से लिखा है, ओके। क्या है देखो, ट्राई करता हूँ। कह रहा है वी बी द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स, क्या है ये? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यही है ना? हाँ। z is equal to 0, y plus z is 1, the value of integral. So y dx dy dz. तो काम करो, इसको ऑर्डर अपने हिसाब से तुम फिट करो जो तुम्हें आसान हो। तो सबसे पहले तुम लिखो z का ऑर्डर, y टाइम dz, फिर लिखो y का ऑर्डर चलेगा, फिर लिखो x का ऑर्डर। तो अभी z का ऑर्डर क्या दिख रहा है यहाँ से तुम्हें? इन दोनों से z के निकल जाएगी लिमिट ना, क्या 0 to 1 माइनस वाई, 0 to 1 माइनस वाई, वाई की लिमिट क्या आएगी? 0 to 1 माइनस जेड। वो अरे z खत्म हो गया, z का लिमिट तब ले लिया, z का खत्म, अच्छा तो प्रोजेक्शन लोगे तो इसका y बराबर 1 पे प्रोजेक्शन आएगा, z को 0 रख दो। 1, तो ये हो गया 0। वही मैं सर किसी को प्लॉट कर दे रहे थे, प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे, वही नहीं हो रहा था, गलत कर रहे थे ना, जेड ले रहे थे। z को 0 कर, क्योंकि अब z की लिमिट तुम्हें लिख ली ना, हाँ। z खत्म हो गया, तुम्हें y xy एक्सिस पे, अब xy प्लेन पे तुम्हें इसका प्रोजेक्शन लेना है एक्चुअली। तो यहाँ से आ जाएगा y एंड y की लिमिट हो गई 0 से 1 और x की लिमिट दे रखी है 0 से 2, बस इसको कर लो, डायरेक्ट हो गया। तो हो ही जाएगा। हाँ वही मैं उसको प्लॉट कर रहा था ना, जैसे वो डबल इंटीग्रल की तरह सर, तो वो प्लॉट हम क्या 3D में जाएगा ना, वो बाई जेड प्लेन में चला जाएगा। हाँ तो तो ये नहीं दिखा कि ये जेड खत्म हो जाएगा इसका, ले चुका है। जो भी लिमिट पहले ले लिया वो वेरिएबल खत्म हो गया, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं दूसरे एक्सिस पे, तो उसको 0 पुट कर देते हैं, या फिर इंटरसेक्शन निकालना, यहाँ जेड एक जगह ही है इसलिए 0 पुट कर देते, दो जगह होता तो फिर हम इंटरसेक्शन, यहाँ देखो इंटरसेक्शन लोगे ना इसका, इसको यहाँ पुट कर दो तो y + 0 बराबर y 1 बन जाएगा। हाँ ठीक। तो वरना कोई और यहाँ पे होता 0 के अलावा, फिर इंटरसेक्शन लेते उसका हम। देखो नेक्स्ट तो पूछा है 126, तो 126 इन्होंने जो पूछा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई टाइम समेशन साइन आयोटा पाई अपॉन n I from 1 to n and whole upon n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चलो पाई तो बाहर रख सकते हो, पाई अपॉन n इधर रखो। अब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा ये? अभी किस फॉर्म में, अगर n को इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा, किस फॉर्म में बनेगी ये? अच्छा रुको इसको खोलो, साइन आयोटा क्या होगा, e की पावर आयोटा सॉरी साइन आयोटा थीटा क्या होता है? नहीं सॉरी, e की पावर आयोटा थीटा ना। तो यहाँ तुम्हें आयोटा को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या कर रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ले गया ना, ये सॉरी ये आयोटा नहीं, तो मैं गलत समझ रहा हूँ,
है ना? सर आई, यस हाँ सर हाँ आई, इंडेक्स है, आई जस्ट इंडेक्स नॉट आयोटा, मैं गलत सा आयोटा समझ रहा हूँ। हाँ तो ये जस्ट इंडेक्स। अच्छा ओपन कर देते हैं, रुको। तो इसको क्या करता हूँ मैं, साइन ओपन कर दो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना। आई को 1 रख दो, क्या बनेगा, पाई बाई एन। अगला टर्म क्या होगा, 2 पाई बाई एन, ये बनेगा ना। यस सर कहाँ ऐसे तक, ही, कहाँ तक, एन पाई बाई साइन पाई बाई एन। अच्छा तो ये ऐसा चल रहा है ना, ओके ओके। और अरे तो ये वो बन गया ना इंटीग्रेशन, ये आई रख के ना कंफ्यूजन किया, के रख दो, मैं जैसे के से करता हूँ ना। तो पाई बार रखो, 1 बाई एन समेसन के फ्रॉम 1 टू एन साइन पाई के बाई एन। अब इस फॉर्म में होता है तो कहाँ कन्वर्ज करता है, याद है? जब के बाई एन फॉर्म का होता है, जहाँ जहाँ यहाँ बाहर 1 बाई एन है, यहाँ के बाई एन है। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन समेसन एफ ऑफ के बाई एन के फ्रॉम 1 टू एन, इसकी लिमिट कितनी आती है? 0 to 1 करके इंटीग्रल। लिमिट ऑफ सम, ये वाला है सर है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो हो तो गया ना ये। इस फॉर्मूले को यूज करो, जी ये सर। लिमिट एज सम का फॉर्मूला है, तो हो तो गया। तो पाई बाहर रखो, इंटीग्रेशन, और ये आ हो गया जाएगी सर। साइन पाई एक्स डी एक्स 0 से 1 हो जाएगा। आप कर लोगे, इंटीग्रेट कर लो इसको, तो ये है। यस सर। तो मतलब के रख दिया मैंने, आई से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, के आई की जगह के रख दो, बस के बाई एन को एक्स रखो, और 1 बाई एन डी एक्स बनता है, इंटीग्रेशन जी समेसन सर। इंटीग्रेशन बन गया। तो ये फॉर्मूला इनडायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक ठीक। और किनका रह गया, 17। ये जैम का नहीं है, इसको छोड़ दो, इंडेक्स वाले क्वेश्चन ये जैम का नहीं है, जो इसने भी पूछा है दैट इज नॉट ऑफ जैम। तो ये गेट में स्पेशली होगा। अभी ये नॉन पैरामीट्रिक में डिस्कस होगा, ये सब कुछ है ना, टेस्टिंग क्वेश्चन नॉन पैरामीट्रिक के हैं। जैम में पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, गेट में नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी है, तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वहाँ पे हैं, तो वो वहाँ डिस्कस करेंगे गेट बैच में। और किसी का डाउट रह गया, एक बार देख लो, वहाँ पर रह गया तो भेजो। हाँ इनका ये रह गया। हाँ जी नेहा, लास्ट में भेजा है आपने सर डेल्टा, इसमें। हाँ सर डेल्टा मेथड ही लगाया है सर। इसमें जो वाई है वो लाप्लास, स्टैंडर्ड लाप्लास को फॉलो करेगा ना सर? जिसका नहीं वाई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा। नहीं करेगा इसमें लाप्लास ना, क्योंकि सर मॉड ये लगा मेरा हुआ है। वाई क्या फॉलो करेगा, x2n माइनस x2n माइनस 1, इतना ही लाप्लास फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड लाप्लास। मॉड भी तो है, तो मॉड के साथ कैसे, मॉड में तो सपोर्ट पॉजिटिव हो गया, लाप्लास का सपोर्ट पूरा रियल नंबर होता है, तो कैसे फॉलो करेगा वाई लाप्लास को? इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बस निकाल दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम जो लाप्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो जाएगा उसका। y का लिख रहे हैं, मैं y का लिख देता हूँ, yn का x का टर्म में लिख दिया, ये आएगा पीडीएफ उसका 2 टाइम पीडीएफ ऑफ दिस। क्यों, ये पॉजिटिव हो गया अब, ओके सर। तो ये है पीडीएफ आपका yn का। ठीक है भैया। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका। हाँ ऐसे ये फॉलो क्या, एक मिनट देखो ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखो तो ये पता है क्या बन गया, e की पावर माइनस एक्स मोर देन 0। इनफैक्ट जो yn है वो भी एक्सपोनेंशियल 1 ही है। ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करो एक बार। यस सर। yn भी एक्सपोनेंशियल 1 ही है, इसलिए yn का मीन 1 ही। तो यही करता है ना, आपको याद है ना, जी एक्स बार माइनस जी म्यू टाइम्स रूट इन दिस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 जी डैश म्यू होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। लगाइए अब, म्यू यहाँ पे 1 है आपका, हो गया, और ये सिग्मा स्क्वायर जो पॉपुलेशन था मेन, तो यहाँ वाई आई का टर्म है ना, तो वाई आई का देख लो तो भी वही होगा, 1 ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल 1 का क्या रहता है यहाँ, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर ना, बस हो गया, इसको पुट कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर, मेरा सिग्मा स्क्वायर ये वाला अलग है ना, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग है, वो क्वेश्चन में दे रखा है वो अलग है, मैं सिग्मा 1 स्क्वायर कर देता हूँ। तो वो आपको जो कैलकुलेट करना है, तो वो जो सिग्मा स्क्वायर क्वेश्चन है पूछ रहा है, ये खुद ये सिग्मा स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन में ये पूरा पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, जो भी आएगा वो आंसर है आपके क्वेश्चन का।
क्वेश्चन कहाँ है सर? क्वेश्चन ग्रुप में है। ग्रुप में कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन? देखो नीचे से लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, जो भी स्क्रीनशॉट, वो जो नेहा पांडे का क्वेश्चन है वो वाला? जी जी, क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। हाँ, अच्छा अच्छा। और रह गया किसी का? कौन सा रह गया भाई? हाँ सर, वो क्वेश्चन भेजा वो बीच में, उसको सर मार्क किया है, ऊपर है वो, कल भेजा था। कौन सा क्वेश्चन? दोबारा भेजो ग्रुप में, जिनका रह गया एक बार दोबारा भेजो ग्रुप में अभी फिर से। सर ये क्वेश्चन है सर, जी कौन सा? लास्ट वाला 42। 42, हाँ 42 बोला ना, ये जैम के सिलेबस में नहीं है, ये नॉन पैरामीट्रिक करेंगे तब आएगा, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का ये। लाइवलीहुड रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन? हाँ हाँ, वहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स है ना आपका, वो जो आपका एम है वहाँ पे क्या है, इंडेक्स है एक्चुअली। क्वेश्चन क्या बोला है? एम इज द कार्डिनलिटी। या थोड़े अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, देन जैम के सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। वहाँ भी टेस्टिंग में वहाँ कुछ अलग पढ़ना है ना आपको, अनबायस्ड टेस्ट एंड मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये सब जैम में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और कोई रह गया? अच्छा ये एरिया करना। जी 74 जो है क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द एरिया कॉमन टू द पैराबोला x बराबर वाई स्क्वायर एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स वाई प्लेन का दे दिया, तो dx dy की लिमिट यहाँ से आएगी, और z की लिमिट क्या अलग है, बेस एज ए बेस एंड कट ऑफ बाय द सरफेस दिस। तो भाई फिर से बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy dx। अब देखो z की लिमिट दे रखा है उसने, z की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? सर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट होगी, एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 से स्टार्ट होकर वहां तक जाएगी जो लिख रखा है इसमें, 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। बेस उसका क्या है लिखा ना, एज अ बेस, बेस एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ जेड बराबर 0 है इस एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ से लेके और एक जेड का कर्व दे रखा है तुम्हें, तो वो जेड की लिमिट होगी। अब उसका प्रोजेक्शन जब एक्स वाई प्लेन में लोगे तो ये आ रहा है। अब एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बना लो तुम इसका, x बराबर वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या दिक्कत है? तो x तो 0 से 1 हो जाएगा, अब सर वो ले लो y, तो ये कर्व क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कर्व क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर। तो सब वो जी हो जाएगा यहाँ से लो लोअर है ना, टू अपर, तो y की वैल्यू लोअर कर्व में क्या है, एक्स स्क्वायर। 2x 2 स्क्वायर। नहीं, ये यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर है ये, है ना, ये लोअर कर्व, और अपर कर्व तुम्हारा y बराबर रूट एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर से रूट एक्स हो गया। कर लो इसको इंटीग्रेट, आ जाएगा। ओके सर। ठीक है ना। ये आपका 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और y की लिमिट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स, एक्स का 0 से 1, इस तरीके से आ जाएगा। और क्वेश्चन रह गया किसी का? जी इसमें एक्सन बी एस सिक्वेंस, चलो तुम लोग ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है ना, क्योंकि ऐसे 300 बच्चे अराउंड हो जाए ना, अभी हैं अराउंड, तो उसमें फिर भी हाँ, कुछ ही बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं जो सीरियसली असाइनमेंट कर रहे हैं सारे, या प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपके एंट्रेंस मुश्किल है निकलना। कॉन्सेप्ट क्लियर पहले करना पड़ेगा, लेकिन वो तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सो एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल विथ मीन, तो एक्स एन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मीन इसका है 4 है और वेरिएंस 9 है। वाई एन दे रखा है एक्स बार है, तो वाई एन जो है कुछ नहीं एक्स बार है। अब तो पूछ 3 होगा। आंसर याद नहीं है मुझे, आंसर रट्टा थोड़ी मारता हूँ, सॉल्व करके देखता हूँ क्या आएगा।
सर ये इसको कर लिया सर, काई स्क्वायर में टर्न अप कर लिया, फिर हो गया, ठीक आ जी गया। जी हो सकता है, देख लो। तो यहाँ से क्या है, वाई एन मतलब एक्स बार में से इसका मीन निकाल लो, 4 अपॉन में कितना 3/√10, 3/√10। तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1 अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पे। दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंटर लिमिट थ्योरम से, तो इसको बनाओ इसके जैसा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन, सो वाई एन कुछ नहीं एक्स बार है, वाई एन को एक्स बार लिख दो, -4 3/√10 अपनी मर्जी से बनाया। आप देखो कितना एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखो, आप देखो कितना एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, तो जितना एक्स्ट्रा लिखा है उसको बैलेंस करेंगे। तो अभी मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, एक तो 3 एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, और यहाँ एक √10 पहले से था ना पहले से, तो 3/√10 और एक √10 पहले से था, यहाँ एक √10 पहले से था। चेक कर लो क्या ऊपर वाला चीज को मैंने सेम लिखा है कि अलग लिखा है, देख लो। ठीक है सेम। सर। ठीक है ना, क्योंकि वाई एन हाँ एक्सपायर ठीक है, हो जाएगा सर। अब क्या करना है आपको कि जस्ट इसको अब बाहर निकालो, करके हो। एक्स्ट्रा टर्म को बाहर निकाल लो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो एक्स्ट्रा टर्म है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो 9 बाई ये √10 मिलके n हो जाएगा, और दोनों मिलके n² बाहर आ जाएगा। अब बचा एक्सपेक्टेशन x बार -4 3/√n, यही है ना, इस पूरे का स्क्वायर। तो अभी ये क्या बनाएगा, अब देखिए ध्यान से इसको। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है, या फिर ठीक है ना, वाई एन आपका एक्स बार ही था ना, तो वाई एन -4 अपॉन √10 सही लिखा मैंने, तो वाई एन -4 अपॉन √10 होल स्क्वायर भी है। तो एक काम काहे नहीं करते हैं यहाँ पे, ई ऑफ x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं इसको, सर इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते अभी ऐसे, n लगा टेंस टू दीजिए। इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, फिर आंसर 0 ही आया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी ये पहले निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है, लेकिन ये फाइनल, तो यहाँ से डिसाइड करो ना, ये आपका नॉर्मल 0 1 है, तो इसका मीन कितना है, काई स्क्वायर होगा। जाओ मीन में पूछ रहा हूँ, काई स्क्वायर कुछ भी बोलते सॉरी, इसका मीन होगा 4 होगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ ना मैं। तो अच्छा वैसे तुम सोच लो कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर कितना, काई स्क्वायर का स्क्वायर इज 1 डिग्री ऑफ 1 डिग्री फ्रीडम। होगा। हाँ फिर 1 में मीन क्या होता है, काई स्क्वायर 1 में 1 होता है। तो 1 होता है, तो 1 हो गया, तो ये 9 × 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना आ गया, सर ये 0 हो गया। n तो मेरा कट रहा है क्यों? 0 आ गया। चेक कर लो एक बारी कैलकुलेशन, ना √10 पहले से एक्स्ट्रा है, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएगा, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक से कैलकुलेशन करो तुम लोग, देख लो कोई डाउट है तो बताओ किसी को अभी भी। हाँ सर ठीक है सर, अब हमारे कैलकुलेशन गलत हो गया। हाँ जी हरिओम, इसमें क्या दिक्कत है, तुम लोग ट्राई कर रहे हो ऐसे देख देख के भेज रहे हो, तो सर पहले ट्राई किए थे, नहीं हुआ था तो। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि f तुम्हारा 0 से पाई में, f 0π to r में एक फंक्शन है, इस तरह से है, पूछ क्या रहा है तुमसे कि बताओ कहाँ से, 0 से है वो, 0 से पाई fx dx, तो क्या दिक्कत है, तुम इसको ऐसे करो ना, 0 से π/2 और प्लस π/2 से पाई। अब दिक्कत कहाँ है, x - पाई e की पावर sin x dx, और π/2 से पाई में क्या है, x e की पावर sin x प्लस 4/π dx। अब कहाँ दिक्कत है इसमें, बताओ इसके आगे कहाँ दिक्कत है, बाई पार्ट जानते हो, बाई पार्ट लगाओ सर यहाँ, बाइक जानते हैं। तो बस लगाओ, अब हो गया, बाई पार्ट से ही आंसर आ जाएगा। इसको x लेके ना, ये तो इजीली आ जाएगा, बाई पार्ट से अप्लाई करो, क्या मुश्किल पड़ रहा है बाई पार्ट,
सर शायद पढ़ रहा था, 3-4 दिन पहले लगाए थे, उस वक्त नहीं हो रहा था। एक्स साइन एक्स का एक्स ई की पावर साइन एक्स है ना, देख लो कहीं क्वेश्चन में भी मिस्टेक ना हो, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। प्रीवियस ईयर है, जैम का है। हाँ तो वो ओरिजिनल पेपर से का देखना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एक काम करो ना, देखो यहाँ पे क्या है कि x माइनस पाई 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो इसमें तुम अगर ये करो, इसको ब्रेक करो, देखो यहाँ से क्या है कि इसको ओपन करो, अरे अरे बैटरी जा रही है, तो 0 से पाई बाई 2 ब्रेक करो इसको, x e की पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 4 बाई पाई डी एक्स पाई बाई 2 से पाई। अब तुम ये बताओ, ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो हो गया। हाँ अब इन दोनों में देखो जरा ध्यान से, इन दोनों को एक साथ करो, क्या लिख सकते हो, 0 से पाई लिख सकते हो, यस एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स मिला दिए, माइनस में 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, और ये लास्ट वाला चलो ये तो इसलिए 4 बाई पाई बाहर, तो पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो 4 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ देखो फिर से, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी है कोई, यस सर। क्या लिख सकता हूँ मैं, x को क्या रिप्लेस करूंगा, सर ए माइनस हाँ तो यहाँ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो e की पावर साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस एक्स तो तुम्हारा सेकेंड Sin. क्वाड्रेंट का है, तो साइन ही रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में dx, और माइनस में है 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स dx, और आगे में ये पाई पाई कैंसिल प्लस 2 हो गया। अब ये देखो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना, तो इसको अब देखो कैसे कैंसिल होगा, तो 0 से पाई है और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है तुम्हारा, अच्छा तुम इसको अलग से करते हैं ना, तो है ना, अब तुम दिखाओ ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा कट के, कैसे कैंसिल होगा, अब ये तुम्हें दिखाना है कि एक तो 0 से पाई में है, 0 से पाई बाई 2 में है ना, एक तो 0 से पाई बाई 2 में, एक तुम्हारा 0 से पाई में है, तो इसको अलग अलग करो, इसको फिर से अलग अलग करो, तो समहाउ तुम्हें इसको इक्वल दिखा देना, मतलब कैंसिल करवा देना है, कैंसिल हो जाएगा वो। अब कैंसिल कैसे होगा, तो इसको ब्रेक करो, देखो 0 से पाई पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, यहाँ था 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 2। अच्छा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, ओके, तो एफ एक्स के टर्म में ले आए तो काम हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो मुझे लग रहा आई मान के कई बार करते हैं ना, तो इजीली हो जाता है कि आई और आई है ना सेम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब इसको, इसमें क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर x को तुम पाई माइनस एक्स रख दो तो भी सेम ही फंक्शन आएगा, तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स, पहले टर्म को, दूसरा टर्म अभी ऐसे रहने दो। अच्छा तो 0 से पाई ये वापस बन गया ई एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ है माइनस 0 से पाई, देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, तो मैं काम करते हैं यहाँ से, मैं आई मान के अगर सॉल्व करता है इसको, जैसे आई मान लेता ना इसको, तो ये इसी के टर्म में नहीं आ गया, यस सर। तो उससे कुछ वो हो जाएगा, हाँ आई मान के कर लो तो वो उसकी वैल्यू निकल आएगी, और वैल्यू निकल आएगी इसके टर्म में, वो कट जाएगा। ओके देखो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको आई मान लेता तो क्या आता, दिस प्लस आई दिस माइनस आई आता ना, इस टाइप से, क्योंकि इसी को तो ब्रेक करता हूँ मैं, तो होगा क्या, देखो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये कर रहा हूँ, तो यहाँ से आई प्लस आई बराबर आता
2 टाइम 0 से पाई बाई 2 ये वाली चीज पाई ई की पावर साइन एक्स, और ये 2i बराबर ये 2 है 0 से पाई बाई 2 पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, 2 कैंसिल, तो ये जो i है ये इसी के इक्वल है। जी और सर। इसीलिए देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या है जो अगला टर्म तुम्हारा बचा हुआ है पाई ई की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस 2, तो अगला क्या हुआ ये देखो, ये जो है ये है एक बचेगा और ये इसके इक्वल ही आ जाएगा यहाँ से, ये जो कह रहा है। जी सर, तो कट जाएगा दो। एट एंड क्या होगा, ये मिलके तीनों कट जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो बचा तुम्हारा सिर्फ 2 बचेगा। ओके सर। तो आप करो अलग से पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, इसी चीज को मैंने पहले यहाँ लिखा है 2 पार्ट में, है ना, इसको पहले ये लिखा है फिर ये दोनों बना है ना, फिर जी सर, वापस हम वही जिसको लेंदी ऊपर कर वही रहे बना, थे, वही नहीं। हाँ तो वापस जो लिए वही बन गया था i बराबर समथिंग माइनस आई, तो i को लेफ्ट में बुलाओ तो i बाई 2, तो इसका हाफ आ जाएगा एक्चुअली इसकी वैल्यू, तो वो कट जाएगा और कट के वो खत्म हो जाएगा 2 बचेगा, तो ये प्रॉपर्टी देखो लगा के। ठीक है सर। और किसी का आया क्या? चलो ठीक है, तो कल 6 to 9 जो है डाउट क्लास होगी, सॉरी डाउट क्लास नहीं, 6 to 9 कल क्या मंडे है ना, तो कल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा बैच 2 में, और गेट वाले जो बच्चे हैं उनमें हम कल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करेंगे। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिर्फ जैम में है, गेट में भी है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिर्फ गेट में है, तो हम कल यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करेंगे, कुछ और देखेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गया, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ये सब कुछ हम कल करेंगे। मैथमेटिक्स पोर्शन ये भी कंप्लीट कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा है गेट बैच में, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, 6 to 9 जैम बैच है और 9 to 11 गेट बैच। तो आज यहीं स्टॉप कर दो, जो डाउट रह गया तो फिर आगे देखते हैं, कल भी आधे घंटे डाउट सर अभी किया। लीनियर अलजेब्रा बाकी ना बैच 2 में। हाँ परसों लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा, तो बैच ओके 2 सर। मतलब 6 to 9 में जी अभी सर। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, तो इस ट्यूसडे स्टार्ट होगा लीनियर अलजेब्रा बैच 2 में। ठीक है सर। ठीक है ना, तो अभी स्टार्ट होगा, बाकी पुराने वीडियोस भी हैं जो लोग देखना चाहें बैच 1 का देख सकते हैं, लेकिन बैच 2 में भी लीनियर अलजेब्रा बचा हुआ है तो वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। सेकंड